हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने ना एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो न्यू सिलेबस में आपका एथिक्स है उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था बना के, जो मैंने बनाया हुआ था, देखो ये रहा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बात भी की थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक बार मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप कहोगे कि मुझे वो वाला चार्ट चाहिए तो मैं जो ये इसकी पीडीएफ दूंगा ना आपको, अभी आज वाले चैप्टर की रिस्क मैनेजमेंट की, उसके साथ में मैं ये भी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारा, एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर ये क्या हो रहा है, ये फिर से ये सब चीज़ शुरू कर दी। देखो, जो आपका न्यू सिलेबस में एथिक्स है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड है: गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस और आपका एथिक्स, ठीक है। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो 20 मार्क्स का है, कंप्लायंस भी 20 मार्क्स का और एथिक्स भी आपका 10 नंबर का है। आप कहोगे यार ये तो हमें पता है, ठीक है, ये क्यों बता रहे हो? तो भाई मुझे पता है, आपको पता है, ठीक है, लेकिन मेरा बताने का जो लॉजिक है यहाँ पे ये है कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसका मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो रिस्क मैनेजमेंट वाला आपका पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है। आपको जब भी आप अपने एथिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इसको पैकअप करना है। जैसे ही ये पैकअप हो जाए तो आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद को आपको जो करना है वो करना है कंप्लायंस वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं आपके, इंटरनल कंट्रोल और रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद आपको 10 नंबर में जो एथिक्स दी हुई है, लेकिन है वो बहुत बड़ा पोर्शन उसका, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको वो करना है। ऐसे करके आपके 50 नंबर कवर हो जाएंगे बहुत कम टाइम में, समझ रहे हो। फिर आपका जो गवर्नेंस वाला पोर्शन आएगा उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर मान के चलो आपके 3 पोर्शन है, ये आपके 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए अगर आप अच्छे से बैठ के इसको पढ़ रहे हो तो। अब बाकी 4 दिन लगेंगे आपके उसमें, गवर्नेंस में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो ईजिली चीज़ें कवर अप हो जाए उसको करके ख़त्म करो। अभी जैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट का आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा, ये वीडियो मैक्सिमम जाएगी 15 से 20 मिनट की, उससे ऊपर नहीं जाएगी, और उसमें आपका ये टॉपिक पूरा कवर अप हो जाएगा। आपका जो 20 मार्क्स का पोर्शन है ये यहाँ पे आपको कवर अप हो जाएगा। यार गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ैन बंद किया हुआ है। अगर फ़ैन ऑन कर रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए भी थोड़ी देर 15-20 मिनट गर्मी झेलते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो स्टार्ट। हाँ भाई, रिस्क मैनेजमेंट जो आपका चैप्टर 12 है, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैंने इसको जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि 20 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी बात कर लेते हो अपने मॉड्यूल में, ये मॉड्यूल में अप्रोक्स 29 पेजेस का है, लेकिन इसमें ना सब कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड, देखो जो मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि इसमें लिमिटेड है, आप पूरा पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन आप ये आपके पास टाइम कम है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। मेनली वही है मेरा मोटिव कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और अच्छे से करनी है, ठीक है। चलो ये कैमरा ठीक कर लो एक बार। हाँ हो गया, फिर से ख़राब हो गया। ठीक है भाई, चलो रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज़, आप कोई भी चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको उस चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। अगर आपको उसका मतलब पता लग गया ना तो आपका वहीं पे 50% काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको चैप्टर का पहली बात तो मीनिंग ही नहीं पता और उसके आपके बैठ के कॉन्सेप्ट रट रहे हो बैठ के, तो उससे क्या होगा, आपको रटनी पड़ेगी चीज़ें, समझ में नहीं आएगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरीके से ये क्या है, अगर आपको चैप्टर का एक बार बेस पता लग गया, मीनिंग पता लग जाए कि एक्चुअल में चैप्टर कहना क्या चाहता है, तो जितने उसके अंदर के टॉपिक होंगे वो सब उससे रिलेटेड होंगे, तो आपको इजीली हो जाएगा उसको पढ़ने में, समझने में और चीज़ों को याद करने में, ठीक है। अब हमारे यहाँ चैप्टर का नाम है चैप्टर 12 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क किसको बोलते हैं बताओ, सोचो, कमेंट में बताओ पहले रिस्क होता क्या है। अभी 2 मिनट के लिए रुको और ये बताओ कि रिस्क होता क्या है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसका मैनेजमेंट, हमें रिस्क का तो पता लग गया, हमने जैसे अभी आपने बताया, जो भी आपने बताया होगा कमेंट में, आपको पता लग गया कि रिस्क क्या होता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको। रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, दैट इज लॉस, इंजरी एटसेट्रा, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें ये रिस्क हो सकता है, यानी कि ये चांसेस है कि उसमें हमें ये लॉस हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, हम रिस्क ले रहे हैं। जैसे कि अभी क्रिप्टो मार्केट हाइप पे है, ठीक है,
कि लोग ये सोच रहे हैं कि यार अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें कि ना करें, करे तो रिस्क है, नहीं करे तो ये रिस्क है कि अपॉर्चुनिटी है एक, अगर हमने अभी यहाँ पे एंट्री नहीं ली तो क्या होगा। जैसे कि कभी बिटकॉइन कभी आया होगा तो उस टाइम पे किसी ने रिस्क लिया होगा तो आज उसका रेट देखो कहाँ पे है, ठीक है। उसी को बोलते हैं आपका रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी कि एक्सपेक्ट, अगर मान के चलो आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे आप रिलायंस का शेयर ले लो, अभी 5G लॉन्च होगा तो पक्का पता है सबको यार अभी रिलायंस का जो रेट है उससे बढ़ेगा ही शेयर, ठीक है। तो उसमें रिस्क के चांस कम है, तो उसको रिस्क नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि लॉस हो सकता है उसको बोलते हैं रिस्क, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, यानी कि मैनेजमेंट का जो एक क्या बोलते हैं क्रक्स डेफिनेशन जो है वो है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उसको इफेक्टिवली अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट है। यानी कि आपको रिस्क का पता लग गया कि मेरी लाइफ में ये रिस्क है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता लग गई कि मेरे यहाँ पे ये रिस्क, एक सेकेंड यार मैं बंद कर दूँ इंटरनेट, इसका कोई यूज़ तो है नहीं। हाँ, आपको ये तो पता लग गया कि रिस्क क्या है, उसको मैनेजमेंट करना हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले तुम रिस्क आइडेंटिफाई करना कि रिस्क है क्या, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। फिर हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, क्लियर। यही आज का टॉपिक है। इफ़ वी कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज टू प्रिवेंट फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। डन। आपको ये बेसिक डेफिनेशन अगर इसकी पता है तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ ले आपको बना के लिखना आना चाहिए। यही होती है स्मार्ट स्टडी। जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, आपको फ्रॉड पता है क्या होता है कि किसी ने आपके साथ में कुछ गलत प्रेजेंट किया ताकि आपको वो लगा कि वो चीज़ सही है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन उसको बोल सकते हैं, और उससे आपको कोई रिस्क हुआ। रिस्क का मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, मतलब रिस्क है आपको, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है फ्रॉड से। अगर आपको कोई गलती से आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाहे, उससे रिलेटेड जितने चांस आपके रिस्क होने के, उसको मैनेज कैसे करोगे, उसको फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, उसको बना के लिख सकते हो एक तरीके से। मैंने आगे आपको पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हो। पढ़ने का मतलब कि तरीका, आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन पढ़ना जरूरी नहीं होता आपके एग्जाम में, आपको चीज़ों को समझ आना जरूरी होता है। समझ आने के बाद में आपको उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा बैठ के पढ़ते हैं रटते हैं, मैं कहने ना गलत है, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ आ गई तो आपको रटने की जरूरत क्या है। आप अपने अकॉर्डिंग करोगे ना फिर चीज़ों को, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती है वो आपको रटनी ही पड़ेगी। अगर आपसे ये पूछते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, वो आपको लिखना ही पड़ेगा एज इट इज़ जो उसमें है। क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टम, ये भी जबकि समझने वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आप ये एग्जैक्ट ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे तो चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, आप रिस्क बताने लगो कि शेयर मार्केट का रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी, वो ज़्यादा बना दिया आपने, ठीक है। तो बनाओ उस लिमिट में कि चीज़ें बर्दाश्त हो जाए एग्जामिनर को, ताकि वो आपको नंबर दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क है, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक डालना ही पड़ेगा। उसके नीचे आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो जो आपने समझा वो, ठीक है। चलो, ये आपका क्लियर हो गया रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्लासिफिकेशन हम उसको दो जो ये यहाँ पे अभी इन्होंने टाइप ऑफ रिस्क नहीं पूछा, आपको क्लासीफाई करा रहे हैं कि उसकी क्लासेस क्या क्या है, जो कि मेनली दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। उसमें बच्चे टाइप्स ऑफ रिस्क लिख के आ जाते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, फ्रॉड रिस्क, ये रिस्क वो रिस्क, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। जो एग्जैक्ट है चीज़ों को समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो, क्लासीफाई सिर्फ हम दो तरीके से कर सकते हैं, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का, पार्ट ऑफ सिस्टम। यानी कि आप कोई भी सिस्टम में हो, गवर्नमेंट सिस्टम है या फिर आप ICSI के सिस्टम में हो, जो उस सिस्टम का पार्ट है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। चलो, अनसिस्टमेटिक रिस्क जो कि सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो, जो पार्ट ऑफ सिस्टम है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होता है ये, क्योंकि जो ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट है तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर लो, उसको कोई प्रिडिक्शन भी नहीं की जा सकती। ये मैक्रो होता है नेचर में। मैक्रो मतलब होता है कि वाइड उसमें, कि ये सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये सबको करेगा, ठीक है। अफेक्ट लार्ज पीपल, अनएक्सपेक्टेड, एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, समझ गए।
अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है घट रहा है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, पूरी मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। ठीक है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं आपके अनसिस्टमेटिक रिस्क के। ये सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई आपका रिस्क है, ठीक है, कि आपको किसी पार्टी को सामान बेचना है कि नहीं बेचना है, यार ये पैसे भी देगा नहीं देगा, उधार दे कि ना दे, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आपके हाथ में है। कंट्रोलेबल, प्रेडिक्टेबल, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, यार ये बंदा पैसे लेके भाग गया तो क्या होगा। ठीक है ना। चलो, ये माइक्रो, ये छोटे स्तर पे होता है। छोटे स्तर का मतलब हो गया, ये सिर्फ आप एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलो। अफेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नोन इन एडवांस। कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क का मतलब क्या होता है, आपको कोई कंप्लायंस करनी चाहिए थी। जैसे कि हमें क्या होता है कि 6 महीने के अंदर एजीएम करनी होती है, यानी कि 6 महीने कब से, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च से 6 महीने 30 सितंबर तक हमारी एजीएम हो जानी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तब तक, यानी कि आपने सितंबर में करनी थी, जाके अक्टूबर नवंबर में कर रहे हो, तो रिस्क किस चीज़ का है, कंप्लायंस का रिस्क। आपको पेनल्टी भी लगेगी, आपको कंपाउंडिंग भी करानी पड़ेगी, आपके वाट भी लगेगी। ठीक है, चलो, डन 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 डन। क्रेडिट रिस्क मैंने आपको बता दिया, आप उधार माल दे। ऑपरेशन रिस्क, फैक्ट्री चलाएंगे, माल बिके ना बिके, ये भी रिस्क है। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ रिस्क। देखो, इससे पहले क्लासिफिकेशन बताया था मैंने आपको, अब टाइप ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट के लिए बात करें तो इसका फाइनेंशियल जिसका इम्पैक्ट होता है उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। ठीक है, चलो। नॉन फाइनेंशियल, जिसका कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता, बाद में हो सकता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट में क्या क्या चीज़ आती है आपकी, ये फाइनेंशियल रिस्क में हो गया आपका मार्केट रिस्क, जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ रहा है या घट रहा है तो उससे आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा। ठीक है, करेंसी रिस्क, फॉरेन करेंसी बढ़ रही है घट रही है, उससे भी आपको नुकसान होगा फाइनेंशियली। ठीक है, इक्विटी, शेयर का प्राइस अप हो रहा है कि डाउन रहा है, उससे भी आपको नुकसान होगा। कमोडिटी, क्रेडिट रिस्क, मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी को सामान बेचें कि ना बेचें, उसकी पेमेंट आने की गारंटी है कि नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क इसको बोलते हैं कि आपके पास में जो एसेट्स है वो आपकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए काफ़ी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आपको लिक्विडिटी रिस्क है। ठीक है, लीगल रिस्क, आपके ऊपर कोई गलत केस कर दे या फिर केस कर दे तो आप उसको कैसे बचोगे, कैसे उसकी जो कॉस्ट है वो आपको अपने लिए मतलब कि उसका प्रोविज़न बना के रखना है पहले से, ताकि आप उस लीगल रिस्क को मिटिगेट कर सको, सब कुछ भी कर सको। ठीक है ना, उससे रिलेटेड। चलो, नॉन फाइनेंशियल कंप्लायंस रिस्क, कभी कभी क्या होता है आप कंप्लायंस नहीं करते, उसके ऊपर पेनल्टी तो होती नहीं, आपको जेल जाके काम चल जाएगा, तो नॉन फाइनेंशियल हो गया वो। ठीक है, चलो। फ्रॉड रिस्क, अगर कोई फ्रॉड करके चला गया, फ्रॉड क्या किया उसने, पैसों को तो आपको इम्पैक्ट किया नहीं, लेकिन आपकी इमेज मार्केट में ख़राब कर दी। ठीक है, वो भी फ्रॉड रिस्क। रेपुटेशन रिस्क, वही जो मैंने आपको बताया। टेक्नोलॉजी रिस्क, यानी कि हमने आज की डेट में कोई टेक्नोलॉजी में कोई नया फ़ोन लिया, 1 साल के बाद 2 साल के बाद यार वो यूज़लेस हो गया, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो गई कि उसका यूज़ ही नहीं रहा। जैसे आज की डेट में आप 3G फ़ोन लेने लगो, वो 5G लॉन्च होने वाला है, तो अब फ़ायदा क्या होगा उसका। ठीक है, चलो, मैं आपको ये कितना हो गया टाइम एक बार मैं देख लेता हूँ यार, मुझे ऑफिस जाना है यार, 10:06 हो गई इसकी। चलो यार, इसको आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ आपका, अभी तो आपका एक ही पेज हुआ है ये देखो। चलो, मैं ना शाम को आके ना आपकी ये वीडियो कंप्लीट करूँगा। अभी देखो कितने पेज बचे हुए हैं, 1 2 3 पेज अभी बचे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि शाम को आके इसको वीडियो को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, ठीक है। आपको लोकेशन कोई और मिल सकती है इसके बाद की वीडियो में, अब ये मत कहना यार ये क्या है, मैं ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में बैठ के वीडियो शूट कर लूँ। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करूँगा आज ही। चलो, अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपको इतना पढ़ो, बाकी मैं भी आपके कराता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।